हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? तो बच्चों, हम जो है उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत पढ़ रहे थे। इसमें आज जो है अंतिम, आज इसको खत्म करना है। तो हम यहाँ बाजार मांग की बात करते हैं। हम देखते हैं कि अब तक हमने पढ़ा है कि उपभोक्ता की चयन की समस्या अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी समस्या कि वो किन किन वस्तुओं अपनी कुछ आय में अपनी अधिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। तो ये इसके बारे में हमने उपभोक्ता का मांग वक्र भी देखा था। अब जहां तक हम बाजार की मांग की बात करें तो बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं। किसी वस्तु के लिए बाजार मांग को जानना जरूरी है। किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर जो उपभोक्ता उसको खरीदने के लिए तैयार होता है, तो वो तो उसकी कीमत होगी। अब उस कीमत पर उस वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को तैयार था उन सब मात्राओं को जोड़ दिया था। मान लिया 100 उपभोक्ता हैं और 200 वस्तुएं खरीद रहे हैं, तो 200 वस्तुओं की मांग जब जोड़ देंगे तभी वो 200 होंगे। तो इस तरह से हम बाजार मांग कहेंगे उसको 200। यानी कि जो सभी उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं उन सबको जोड़ दिया जाता है तो वो उस वस्तु की मांग होगी। तो इसको एक रेखा मतलब रेखा चित्र द्वारा दिखाया गया। मान लीजिए एक वस्तु के लिए बाजार में केवल दो उपभोक्ता हैं। यहाँ केवल दो ही उपभोक्ता माने गए हैं। मान लीजिए पी डैश कीमत पर उपभोक्ता एक की मांग Q और दो की मांग Q2 है। तो यहाँ Q1 प्लस Q2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मांग हुई ये। तो ये हुई वस्तु की बाजार मांग। तो इस तरह से समझ गए होंगे कि बाजार मांग क्या है। उसी प्रकार कीमत P पर यदि उपभोक्ता A की मांग कितने करता है तथा दो की मांग Q2 बार करता है, तो दोनों को जोड़ दिया Q1 बार प्लस Q2 बार। किसी वस्तु के लिए प्रत्येक कीमत पर दो उपभोक्ताओं की मांगों को उस मूल्य पर जोड़कर बाजार मांग निकाली जाती है। यानी कि दो उपभोक्ता हैं तो वो जितनी जितनी वस्तुओं की मांग करते हैं उन वस्तुओं की मांग को हम जोड़ देते हैं तो वो हमारी बाजार मांग हो गई। यदि किसी वस्तु के लिए बाजार में दो से अधिक उपभोक्ता हैं तो जाहिर है कि उन सब की मांगों को जोड़ देंगे तो वो पूरे बाजार की मांग हो जाएगी। अब रेखा चित्र जो ये 2.18 है, इसमें ये बताया गया है कि अलग अलग व्यक्तियों के समस्तरीय मांग वक्रों का ग्राफ रूप में बताया गया है कि बाजार मांग वक्र कैसे प्राप्त करते हैं। इसके लिए अलग अलग व्यक्तियों के समस्तरीय मांग वक्रों को जोड़ा गया है। दो वक्रों को जोड़ने की इस विधि को हम समस्तरीय संकलन विधि कहते हैं। संकलन का मतलब है इकट्ठा करना, जोड़ना। तो इसमें ये ये एक वस्तु होगी, ये दो वस्तु होगी, मूल्य इस पे इतने मूल्य पे इन सबको इनको जोड़ दिया जाए। इसको जोड़ दिया जैसे ये बताया, इन दोनों को जोड़ करके ये मांग हो गई, दूसरे की ये मांग हो गई। तो इस तरह से ये दो उपभोक्ता, दो कीमत हो गई और दो वस्तु की ये मांग हो गई, इनको जोड़ दिया। तो यहाँ हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि दो रेखीय मांग वक्रों का जोड़ कैसे करते हैं। कि एक ऐसा बाजार लेते हैं जहाँ दो ही उपभोक्ता हैं केवल। इसमें D1, इसका प्राइस P है, 10 वस्तु हैं और ये D1 का जो सूत्र हो जाएगा 10 माइनस पी और D2 का जो सूत्र हो जाएगा वो 15 माइनस पी। इसके अतिरिक्त 10 से अधिक किसी भी कीमत पर उपभोक्ता एक वस्तु की 0 इकाई की मांग करता है। और उसी प्रकार जो है 15 से अधिक किसी भी कीमत पर उपभोक्ता वस्तु 2 की 0 मांग इकाई करता है। तो यहाँ पे वो जो D1 उपभोक्ता है वो 10 रुपए पे
जीरो की मांग करेगा, और 15 रुपए में है दूसरा उपभोक्ता 15 रुपए जीरो की मांग करेगा। तथा बाजार मांग समीकरण, इन दोनों को जोड़ करके बाजार मांग समीकरण निकाल सकते हैं। किसी भी कीमत पर जो 10 रुपए के बराबर हो तथा उससे कम हो, वहां बाजार मांग जो है वो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 25 माइनस 2p ये हो जाएगी। किसी भी कीमत पर जो 15 इकाई से अधिक हो, मांग जीरो होगी, तथा किसी भी कीमत पर जो 10 रुपए से अधिक और 15 रुपए से कम या इनके बराबर हो, तो बाजार मांग जो है वहां मैक्सिमम ये 15 माइनस पी होगी। अब करते हैं मांग की लोच। मांग की लोच का मतलब ये है कि कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है और उसके प्रतिशत में, उसके प्रतिफल में, उसके प्रतिशत में कितना परिवर्तन हो रहा है। यानी कि किसी भी वस्तु के लिए मांग उसकी मात्रा के विपरीत दिशा में होती है। मांग और कीमत दोनों विपरीत दिशा में होती है, परंतु सदैव कीमत में परिवर्तन का प्रभाव सदैव समान नहीं होता। कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तन के कारण भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। इसके उल्टे कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके लिए मांग कीमत परिवर्तन के कारण अधिक प्रभावित नहीं होती। तो दोनों ही स्थिति हमें देखने को मिलती है। कुछ वस्तुओं के लिए मांग कीमत परिवर्तन के प्रति अत्यधिक अनुक्रियात्मक होती है, यानी कि ज्यादा परिवर्तन होता है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं के कीमत परिवर्तन के कारण मांग में कुछ कम परिवर्तन होता है। तो मांग की कीमत लोच जो है वो वस्तु के कीमत परिवर्तन के कारण इसकी मांग में अनुक्रियात्मक परिवर्तन की नाप है। मांग की कीमत लोच की परिभाषा हम दे सकते हैं। क्या है परिभाषा? किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि किसी वस्तु की मांग में जो प्रतिशत में परिवर्तन हुआ है को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे देते हैं, और जो भागफल आता है उसको हम कहते हैं मांग की लोच। तो इसको हम सूत्र द्वारा बता सकते हैं कि मांग की लोच, यहाँ ये मांग की लोच हो गई, तो यह है वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ बटे उसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इस तरह से हम मांग की लोच निकाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ डेल्टा क्यू, डेल्टा जो लेते हैं हम क्यों लेते हैं? परिवर्तन के लिए, बटे क्यू गुणे 100। अब इसी तरह से जो है उसकी कीमत लेते हैं डेल्टा पी बटे पी गुणे 100, यानी कि कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन बटे पूर्व की मांग गुणे 100, कीमत में परिवर्तन बटे पूर्व की कीमत गुणे 100, ऐसे। और जब हम इनको दोनों को ऊपर भाग को गुणा में लाएंगे तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये, और ये जब उधर जाएगा तो 100 कट गए प्रतिशत में, और ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ समीकरण। इसको हम दोनों रूपों में लिख सकते हैं। तो यहाँ जो डेल्टा पी है वो कीमत में परिवर्तन है, और जो डेल्टा क्यू है वो मात्रा में परिवर्तन है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि मान लीजिए 5 प्रति केले के भाव हैं, 5 रुपए प्रति केला। एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत 7 प्रति केले हो जाती है तो उस उपभोक्ता की मांग घट करके 12 रह जाती है। तो 5 रुपए है, एक केले की कीमत, 15 खरीदता है तो 75 रुपए हो गया। अब कीमत उसकी बढ़ गई, 7 रुपए होगी तो 12 खरीदता, 12 सत्ते 84, यहाँ 75 रुपए खरीदता है, यहाँ 84 रुपए खरीदता।
तो यहां हम देख रहे हैं कि जो कीमत में परिवर्तन हुआ वो मांग में परिवर्तन से ज्यादा है। तो कीमत में परिवर्तन को इसके द्वारा दिखाया गया। ध्यान रखें कि मांग की कीमत लोच एक ऋणात्मक संख्या है क्योंकि वस्तु की मांग वस्तु के मूल्य से ऋणात्मक रूप से संबंधित है। फिर भी सरलता के लिए हम लोच के निरपेक्ष मान को ही लेते हैं। अब मान लीजिए जो हमने ये दिखाया था इसको हमें निकालना है। तो ये मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, तो इसको जब निकालेंगे तो मात्रा में परिवर्तन कितना था, 12 थी, अब कितनी होगी, 15 होगी। और पूर्व कितनी थी, 15, और गुणे 100 तो ये आया -20। तो ये आ गया मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। ऐसे ही कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, डेल्टा P अपान P गुणे 100। तो पहले कितनी परिवर्तन कीमत कितनी है और पूर्व कितनी थी बटे, तो पहले कितनी कीमत थी, बाद में परिवर्तन कितना 7 का। अब कीमत कितनी पहले कितनी थी, 5 रुपए, और उससे पूर्व कीमत से भाग दे दिया, गुणे 100 ये 40। तो हम देखते हैं कि जब केले की कीमत 40% बढ़ी, कीमत बढ़ी 40%, तो केले की मांग जो है वो कितनी घटी, 20%। यानी कि कीमत ज्यादा बढ़ी, मांग कम घटी। तो हमें पहले 75 रुपए खर्च करने पड़ते थे और कीमत बढ़ने पे हमें 84 रुपए खर्च करने पड़े, तो हमारा बजट बढ़ गया। तो मांग की लोच जो है हुई वो 20/40, ये मांग की लोच निकली 0.5। मांग की लोच हमेशा 0 से 1 के बीच ही आएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि केले की मांग केले की कीमत की सापेक्ष अधिक खर्चीली है। मांग कीमत से ज्यादा खर्चीली हो गई। जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो यहाँ मांग की लोच को 1 से कम रखा जाता है और उस कीमत पर वस्तु की मांग को हम क्या कहते हैं, बेलोजदार। तो अनिवार्य वस्तु की मांग हमेशा देखते हैं हम बेलोजदार पाई जाएगी। तो इसको थोड़ा आगे और स्पष्ट रूप से समझेंगे। जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाजार मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा होता है तो बाजार मूल्य में परिवर्तन के काफी अनुत्क्रमीय हो जाते हैं, यानी कि मांग की लोच को 1 से अधिक अनुमानित किया जाता है। तो दी गई कीमत पर वस्तु की मांग लोचदार होती है। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग बाजार मूल्य के परिवर्तनों के काफी अनुक्रियाशील होती है। यानी कि जो विलासिता की वस्तुएं हैं यदि वो ज्यादा महंगी हो जाती हैं तो उनकी बिक्री कम हो जाती है, मांग उनकी कम हो जाती है। तो इस प्रकार जो उनकी लोच है वो 1 से अधिक होती है। तो इस बारे में हम रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे। ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे कीमत है और ये मात्रा है यानी कि मांग है। तो जब कीमत 0 होती है, ये P बराबर, यहाँ ये देखिए P बराबर ये 0 है, पर मांग की लोच 0 होती है। और जब Q 0 होता है तो मांग की लोच Q 0 हो गया, ये यहाँ Q 0 है तो मांग की लोच जो है वो अनंत इन्फिनिटी होती है। तो ये हम देखेंगे कि मांग की लोच 0 से और 1 के बीच ही रहती है। यानी कि ये जैसे 1 से कम है, ये 1 से ज्यादा है यहाँ।
तो हम देखेंगे कि जब मांग की लोच अनंत रहती है तो उसे हम कहते हैं पूर्ण लोचदार मांग, और जब एक से कम होती है तो उसे कहते हैं अधिक, ये अत्यधिक है। ये यहाँ सही से लिखा नहीं जा रहा है, ये अधिक है, अधिक, अधिक लोचदार मांग। और ये लोचदार मांग यानी कि जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में परिवर्तन होता है, तो ये होती है लोचदार मांग। जब यहाँ हम देखते हैं कि कीमत में ज्यादा परिवर्तन हुआ है और उसके कारण मांग घट गई है, मांग ज्यादा घट गई है, तो ये लोचदार मांग। और जब यहाँ देखते हैं हम कि कीमत में परिवर्तन के कारण जो है मांग ज्यादा बढ़ गई है, तो ये लोचदार मांग होगी। और कीमत जब शून्य हो जाती है तो मांग ज्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पे पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है। तो मांग वक्र की दिशा में लोच जो है, एक मांग की कीमत लोच रेखा मांग वक्र पर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब ये पी ए बटे 2b पर होता है तो लोच 1 होती है, और किसी भी कीमत पर जो 0 से अधिक अधिक हो परंतु a बटे 2 की तुलना में कम हो, लोच 1 से कम होती है। तो ये आगे जब क्लासों में पढ़ोगे तो विस्तृत रूप से इन पांचों मांग की लोच के बारे में पढ़ोगे। अभी यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया गया है। रेखीय मांग वक्र की दिशा में लोच की ज्यामितीय माप, ये ज्यामितीय माप को इसमें दर्शाया गया है कि जब Q1 मात्रा है तो प्राइस है P1, और जब P0 प्राइस है तो उसकी मांग है Q0। तो यहाँ पे AD बटे DB हम ये कह सकते हैं, जो आगे सूत्र के रूप में दिखाया गया है ये कि DA बटे DB, यानी कि जो मध्य का बिंदु है वो DA बटे DB, इसको क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि मूल्य और मांग वो दोनों ही संतुलन की अवस्था में हैं। तो मांग की लोच एक सीधी रेखा के रूप में, वक्र के रूप में विभिन्न वस्तुओं पर इस ज्यामितीय तरीके से प्राप्त की जा सकती है। बिंदु O पर लोच 0 है, उस बिंदु पर लोच जो है वो 0 होती है। यहाँ मांग वक्र जो है वो समस्तरीय अक्ष से मिलता है, यानी कि ऊपर जो ये अनंत है, यहाँ पे इस जगह ये यहाँ मांग की लोच अनंत होती है, और यहाँ मांग की लोच जो है ये 0 होती है। स्थिर लोच मांग वक्र हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारा जो है कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए तो उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो Q पर ही बनी रहती है। तो ऐसी मांग को कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। और जब हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत ये है और उस कीमत पर उसकी मांग लगातार बढ़ती जाती है, मात्रा लगातार बढ़ती जाती है, तो ऐसी को हम बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार। ये लोचदार थी, ये बेलोचदार है। और यहाँ लोचदार मांग होगी प्रति इकाई, यानी कि ये
वक्र है जो पहले भी बताया था कि दाएं से बाएं गिरने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों मांग बढ़ गई तो मात्रा घट गई, मांग वो कीमत घट गई तो मात्रा बढ़ गई, और कीमत घट गई तो मात्रा बढ़ गई, यानी कि उसी के अनुसार एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसी मांग को हम कहते हैं लोचदार मांग। अब आगे आते हैं कि किसी वस्तु के लिए मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच वस्तु की प्रकृति और वस्तु के निकटतम स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले कि खाद्य पदार्थ जैसे कि आवश्यक वस्तुओं के संबंध में विचार करें, ऐसी वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक होती हैं तथा इनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर उनके लिए मांग में बहुत परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जो जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं, मान लिया जैसे हमें रोटी खानी है, चार, उसके साथ में नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, तो ये क्या है, आवश्यक चीजें हो गई। तो इनके इनके यदि रेट में भी परिवर्तन हो जाए, रेट बढ़ भी जाए, तो इनकी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। खाद्यान्न की कीमत के बढ़ने पर भी उसके लिए मांग में बहुत परिवर्तन नहीं होता है। इसके उल्टा यदि विलासिता की वस्तुएं हैं, तो यदि विलासिता की वस्तु सस्ती हो जाएंगी तो उनकी मांग बढ़ जाएगी, और यदि वो महंगी हो जाएंगी तो उनकी मांग उतनी ही घट जाएगी। सामान्यतः आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोचहीन होने की संभावना होती है, जबकि जो विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोचदार, तो वहां लोचदार होने की संभावना होती है। यहाँ ये समझ लीजिए मोटी मोटी भाषा में, यदि कीमत बढ़ने पे मांग बढ़ जाती है, कीमत घटने पे मांग बढ़ जाती है, या कीमत घटने पे मांग बढ़ जाती है, या कीमत बढ़ने पे मांग घट जाती है, तो उसको हम कहते हैं कीमत लोचदार मांग। यदि खाद्य पदार्थों के लिए मांग लोचहीन होती है, खाद्य पदार्थों की लोचहीन होगी, क्यों? क्योंकि जो आवश्यक वस्तु है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी तो उनको फिर भी हमें लेना ही पड़ेगा। यदि किसी विशेष किस्म की दाल की कीमत बढ़ जाए तो हाँ, ये हो सकता है कि हम एक दाल खानी छोड़ दें और उसके स्थान पर जो स्थानापन्न वस्तु है जो सस्ती हो गई है या कम रेट में मिलती है तो उसको हम लेने लगे। तो ये स्थानापन्न होती है कि एक चीज की कीमत ज्यादा बढ़ गई है तो उसके स्थान पे जो दूसरी चीज है उनका हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उस वस्तु की मांग वहां लोचदार होती है, क्योंकि कीमत बढ़ने पे उसकी मांग घट जाती है। जिसकी निकट की स्थानापन्न वस्तुएं सरलता से उपलब्ध हों, वहीं ये होता है। यदि कोई आवश्यक वस्तु है और उसकी स्थानापन्न वस्तु नहीं है तो फिर उसकी कीमत बढ़ने पर मांग में कोई बदलाव नहीं होता, और यदि कोई स्थानापन्न वस्तु है तो उसकी कीमत बढ़ने पे भी मांग बहुत प्रभावित हो जाती है, क्योंकि फिर हम स्थानापन्न वस्तु खरीदने लगते हैं। इसके विपरीत यदि निकट की स्थानापन्न वस्तुएं सरलता पूर्वक उपलब्ध नहीं है तो फिर मांग लोचहीन होती है, फिर जो है कीमत बढ़ने से मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोच और व्यय के संबंध को समझते हैं। किसी वस्तु पर व्यय उस वस्तु की मांग के बराबर होता है, यानी कि जो किसी वस्तु पे खर्च करेंगे हम कितना करेंगे उसकी मांग के बराबर, जो उस वस्तु की कीमत का गुणक है। तो यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव से उस पर होने वाले खर्च में क्या परिवर्तन होता है। वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु के लिए मांग एक दूसरे के उल्टी होती है, विपरीत होती है। यानी कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। यानी कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ी तो उसके खर्च पे बढ़ोतरी हो गई, तथा कमी यह इस बात पर निर्भर करती है
कि कीमत में परिवर्तन के प्रति उस वस्तु की मांग में कितना बदलाव आया है। यदि कीमत बढ़ जाए किसी वस्तु की और उसकी मांग ना कम हो, उतनी ही रहे, तो खर्च बढ़ जाएगा। और यदि किसी वस्तु की कीमत जो है घट जाए और मांग ना बढ़े, तो कीमत में परिवर्तन जो है वो ज्यादा होगा और मांग में परिवर्तन, वो प्रतिशत में परिवर्तन कम होगा। किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि को मान लें। यदि मात्रा में प्रतिशत गिरावट कीमत में प्रतिशत की तुलना में अधिक है, तो वस्तु पर होने वाले जो खर्च है वो कम हो जाएगा। जैसे एक हम तालिका के द्वारा यहाँ समझते हैं, उदाहरण के लिए लेते हैं कि ये देखिए, यहाँ कीमत बढ़ रही है और मात्रा घट रही है। कीमत बढ़ के 10 रुपये बढ़ गई और मात्रा 8 रुपये, 8 मांग उसकी घट गई। तो हम यहाँ देखते हैं कि कीमत में प्रतिशत में ज्यादा परिवर्तन हुआ, मांग में प्रतिशत में कम परिवर्तन हुआ। तो इसको हम कहेंगे कीमत बेलोचदार। दूसरी स्थिति देखें यहाँ कि कीमत में जो बदलाव हुआ उसकी अपेक्षा मांग में ज्यादा बदलाव हो गया, तो यहाँ होगा, यहाँ भी जो हम देख रहे हैं कि कीमत बेलोचदार है। अब यहाँ देखते हैं कि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इकाई लोचदार, यहाँ पे प्रति इकाई लोचदार है, यानी कि जितना मांग में परिवर्तन हुआ उतने ही कीमत में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कीमत जो है घट जाती है और उसकी मात्रा 15 हो जाती है, तो ये हो गया कीमत बेलोचदार। ऐसी स्थिति यहाँ है कि यहाँ कीमत घटती कम है, मांग ज्यादा, मांग कीमत ज्यादा घटती है, मांग कम बढ़ती है, तो ये भी कीमत बेरोजगार होगी। यहाँ देखते हैं कि जितनी मांग, जितना कीमत घटी उतनी ही मांग बढ़ गई, तो यहाँ हो गया इकाई लोचदार। तो इसमें यहाँ देखते हैं कि जो व्यय पर प्रभाव है, व्यय पर प्रभाव यहाँ कोई नहीं पड़ता। यहाँ देखते हैं कि व्यय बढ़ गया, क्योंकि यहाँ जो है कीमत ज्यादा बढ़ गई, मांग कम घटी है। इसके उल्टा क्या है, यहाँ कीमत जो कीमत है वो 10 बढ़ी है, मांग ज्यादा घट गई है, तो यहाँ पे हमारी जो मांग घटने से यानी कि खर्च में कमी आई है, ये खर्च में कमी आई है। यहाँ दोनों विपरीत बराबर है तो कोई कमी नहीं आई है, यहाँ भी दोनों विपरीत और बराबर है, कोई कमी नहीं आई है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कीमत में कमी हुई है लेकिन मात्रा में ज्यादा बढ़ गई, यानी कि हमारा खर्च बढ़ गया। तो ये स्थिति है। अब हम आगे चलते हैं। आयताकार अति परवलय, ये समीकरण तुमने पहले भी पढ़ा होगा, एक्स वाई बराबर सी। जो एक्स और वाई है ये सी के बराबर होता है। यहाँ एक्स तथा वाई दो चर हैं और सी जो है वो स्थिरांक है। हमें एक वक्र प्रदान करता है जिसके आयताकार अति परवलय कहा जाता है। यह नीचे की ओर झुकने की प्रवृत्ति पाई जाती है, एक्स माइनस वाई। समतल पर स्थित एक वक्र जिसे हम रेखा चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। वक्र पर किसी भी दो बिंदु P और Q को आयत बना के समझा गया है। ये देखिए, ये हो गया P और ये हो गया Q, तो इनको आयत बना के ये समझा गया है, तो इसे इसलिए हम इसे आयताकार अति परवलय कहते हैं। अब किसी वस्तु पर व्यय और लोच में परिवर्तन के बीच का जो संबंध होता है वो तीनों स्थिति होती हैं कि भाई कीमत में जो बदलाव हो रहा है वो मांग में बदलाव की अपेक्षा कम है या ज्यादा है। तो वस्तु की मांग में प्रतिशत में परिवर्तन बटे उसकी कीमत में प्रतिशत में परिवर्तन, ये भाग दे देते हैं उसको, तो उससे हम देखते हैं कि वो 0 से ज्यादा है या कम है। उससे हम ये निकालते हैं
कि किस तरह की लोच है मांग की। अब ये यहाँ पे बहुत छोटे में दिया हुआ है, तुम्हें आगे जब बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो मांग की लोच जो है वो विस्तृत रूप में समझाई जाएगी, बताई जाएगी। तो इस तरह से ये पार्ट जो है आपका पूरा होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लगा लीजिए, क्वेश्चन मैं लगवा देता हूँ यहीं पे। एक तो पहला कर लीजिए, तीसरा कर लीजिए, चौथा कर लीजिए। और इन क्वेश्चनों में यदि कोई दिक्कत आती है तो आप जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर है उसमें भेज दीजिए, मैं वो दिक्कत आपकी दूर करके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ये 8वां कर लीजिए, ये 11वां कर लीजिए, ये 17वां, 18वां, 19, 20, 21 और 25 और 26, ये कर लीजिए। इनमें कोई दिक्कत तो पूछ लेगा। इस तरह से जो है आपका ये जो उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत है ये पूरा होता है। काफी लंबा चैप्टर था ये। ठीक है, धन्यवाद।